हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मॉडर्न टॉपर्स में। और आज हम पढ़ने वाले हैं जर्मनी का एकीकरण, जो कि इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभी मैं जर्मनी का एकीकरण का वीडियो बना रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। और पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस कर देना। जर्मनी का एकीकरण बहुत बड़ी घटना है, जो यूरोप में जर्मनी में बहुत लंबी घटना भी है। तो हम इसकी पहले एक झलक देते हैं कैसे जर्मनी का एकीकरण। तो जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क की देन है। तो बिस्मार्क की देन है। पहले प्रशिया को ही जर्मनी कहा जाता था, जो ये प्रशिया का साम्राज्य है। ये प्रशिया का साम्राज्य है। तो सबसे पहले बिस्मार्क ने डेनमार्क से युद्ध किया। किसकी सहायता से किया? तो ऑस्ट्रिया की सहायता से किया। जो ये ऑस्ट्रिया हंगरी का साम्राज्य है, उसने डेनमार्क पर हमला किया। सबसे पहले डेनमार्क इस साइड है, बहुत बड़ा सा देश है, लगभग ऑस्ट्रिया के बराबर होगा। तो जो डेनमार्क था उस पर उसका स्लीस्विग और होलस्टीन पर अधिकार था। जो डेनमार्क था उसने स्लीस्विग और होलस्टीन पर अधिकार कर रखा था, जबकि वह इलाका जर्मनी का था। तो जर्मनी ने ऑस्ट्रिया से मिलकर स्लेस्विग और होलस्टीन को प्राप्त करना उसका उसने लक्ष्य बनाया। तो उसने प्रशिया ने ऑस्ट्रिया की सेना की सहायता से सबसे पहले डेनमार्क पर विजय प्राप्त की, और स्लेस्विग को प्रशिया को दे दिया गया और डेनमार्क को ऑस्ट्रिया को दे दिया गया। और जो एक और लॉयनबर्ग था, उसे प्रशिया ने पैसे देकर खरीद लिया। और उसके बाद उसने सोचा कि होलस्टीन भी मेरे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जिसने जितना जो कि है स्लेस्विग महत्वपूर्ण है। क्योंकि ऑस्ट्रिया जर्मनी का शत्रु था, तो बिस्मार्क ने दूसरी बार ऑस्ट्रिया पर हमला किया। किसकी मदद से किया? तो उसने किया रूस, फ्रांस और इटली की मदद से। जो ऑस्ट्रिया था उस पर आक्रमण किया और बाद में होलस्टीन को प्राप्त कर लिया। और उसका तीसरा युद्ध था, वो था फ्रांस के साथ। और फ्रांस से भी उसने कुछ महत्वपूर्ण राज्य प्राप्त किए। तो हम इस जर्मनी के एकीकरण में आज देखेंगे कैसे जर्मनी का एकीकरण हुआ, बिस्मार्क का योगदान क्या था जर्मनी के एकीकरण में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जर्मनी लगभग 300 छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। नेपोलियन ने अपनी विजयों द्वारा विभिन्न जर्मन राज्यों को राइन संघ के अंतर्गत संगठित किया, जिससे जर्मन राज्यों को एक साथ रहने का एहसास हुआ। इससे जर्मनी में एकता की भावना का प्रसार हुआ। राष्ट्रीयता की जो भावना थी उसका जर्मनी में प्रसार हुआ। और इसमें बिस्मार्क ने योगदान दिया, जो प्रिसा का प्रधानमंत्री था। वियना कांग्रेस द्वारा जर्मन राज्यों की जो नवीन व्यवस्था की गई थी, वियना कांग्रेस वियना संधि के टाइम पर बनी थी। जो वियना संधि थी वो ऑस्ट्रिया प्रसा, इंग्लैंड और रसिया के बीच में की गई थी। जो नवीन व्यवस्था की थी और उसके अनुसार उन्हें 39 रियासतों में बांटकर शिथिल संघ के रूप में घटक संगठित कर दिया। जो पहले जर्मनी 300 छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, उसे 39 रियासतों में गठित कर दिया और उसका अध्यक्ष ऑस्ट्रिया को बना दिया गया। जो जर्मनी का अधिकार था वो ऑस्ट्रिया पर था। नहीं, ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया का अधिकार जर्मनी पर था। इन राज्यों के लिए एक संघीय सभा का गठन किया गया, जिसका अधिवेशन फ्रैंकफर्ट में होता था, फ्रैंकफर्ट संसद। इसके बारे में हम आगे जरूर पढ़ेंगे। इसके सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित न होकर विभिन्न राज्यों के राजाओं द्वारा मनोनीत किए जाते थे, नियुक्त किए जाते थे। तो जनता इसका चुनाव नहीं करती थी। फ्रैंकफर्ट की जनता द्वारा निर्वाचित नहीं होते थे, बल्कि राजा इसका निर्वाचन करते थे। ये शासक नवीन विचारों के विरोधी थे, तो रूढ़िवादी थे। ये जो शासक थे वो रूढ़िवादी थे, क्योंकि नवीन विचारों के विरोधी थे और राष्ट्रीय एकता की बात को नापसंद करते थे। उसको पसंद नहीं करते थे राष्ट्रीय एकता की बात को। वे निरंकुशवाद बनाए रखना चाहते थे। किंतु जर्मन राज्यों की जनता में राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता की भावना विद्यमान थी। यह नवीन व्यवस्था इस प्रकार थी कि वहाँ ऑस्ट्रिया का वर्चस्व विद्यमान था। जो जर्मनी में ऑस्ट्रिया का वर्चस्व विद्यमान था।
तो हम देखेंगे 1815 से 1848 ईस्वी के मध्य जर्मनी में राष्ट्रीयता का विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहले देश के अंतर्गत अनेक गुप्त समितियों का गठन हुआ। ये समितियां राष्ट्रीयता के नवीन विचारों का प्रसार कर रही थी। जो राष्ट्रीयता के विचार थे, राष्ट्रवाद के विचार थे, उनका प्रचार कर रही थी। बौद्धिक आंदोलन हुए। वर्सेस एक्ट की संस्था का गठन। जर्मनी के विश्वविद्यालय इसके केंद्र बने। उन्होंने जर्मनी के शिक्षित युवकों में एकता, न्याय, स्वतंत्रता, राष्ट्रवाद की भावनाओं का संचार किया, प्रचार प्रसार किया। खालसावाद घोषणा। बौद्धिक आंदोलन पर रोक लगाने के लिए प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया। विश्वविद्यालयों में बसंत सेफ्टी जैसे संगठन गैर कानूनी घोषित। प्रत्येक विश्वविद्यालय में गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक सरकारी प्रतिनिधि की नियुक्ति, संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने हेतु आयोग की नियुक्ति की गई। जो खालसावाद था वो बसंत सेफ्टी संस्था के विरुद्ध था। ये हमको इस पैराग्राफ में बताया गया है। उसने प्रेस पर प्रतिबंध लगाया और जो बसंत सेफ्टी संस्था थी वो युवकों में एकता, न्याय, स्वतंत्रता, राष्ट्रवाद की भावनाओं का संचार कर रही थी। खालसावाद ने उसका विरोध किया। 1830 एवं 1848 की फ्रांसीसी क्रांतियों का प्रभाव। यद्यपि ये क्रांति सफल नहीं हुई, तथापि इससे देश की जनता में राजनीतिक चेतना का आविर्भाव हुआ। 1848 की क्रांति के फलस्वरूप मेटरनिख व्यवस्था का पतन। जर्मन राज्यों के लिए एक उत्साहवर्धक घटना थी। मेटरनिख, ड्यूक मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था, क्योंकि ऑस्ट्रिया का जर्मनी पर अधिकार था। तो उसने क्रांति के फलस्वरूप मेटरनिख की व्यवस्था का पतन हुआ। और किंतु जर्मन राष्ट्रभक्तों के समक्ष दो मुख्य समस्याएं थी। ऑस्ट्रिया के प्रभुत्व से छुटकारा। जो जर्मनी पर ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व था, जो वियना कांग्रेस द्वारा लगाया गया था। जर्मन राज्यों को प्रभुत्व के नेतृत्व में संगठित करना। जर्मन राज्यों को प्रथा के नेतृत्व में संगठित करना, उसके लिए दो महत्वपूर्ण चुनौती थी। जोल्वेरन जर्मनी का आर्थिक रूप में एकीकरण। जोल्वेरन सन एक ऐसा आर्थिक संगठन था जो व्यापारियों के लिए बनाया गया था। देखिए, यदि एक व्यापारी हेल्सबर्ग से न्यूरेमबर्ग जाता था तो उसे 11 टोल नाकों से गुजरना पड़ता था, और हर एक टोल नाके पर उसे अपना वो ले जाता था, उसका 5% देना पड़ता था। इस प्रकार उसका काफी धन टोल नाकों पर व्यय हो जाता था। इसलिए उन्होंने एक व्यवस्था बनाई जिसका जो जोल्वेरन संघ थी, इसे हम देखेंगे पढ़ेंगे। जर्मनी के विभिन्न राज्यों में चुंगीकरण के अलग अलग नियम थे। जो कर लेने के अलग अलग नियम थे, जिनसे वहाँ की व्यापारिक विकास में बड़ी अड़चन आती थी, बड़ी कठिनाइयाँ आती थी। इस बाधा को दूर करने के लिए 18 जर्मन राज्यों ने मिलकर 1834 में जोल्वेराइन में प्रुसा के नेतृत्व में जोल्वेराइन संघ का निर्माण किया गया। प्रुसा के नेतृत्व में, जो कि वहाँ पर जर्मनी में राजशाही का एक राज्य था, जिसका अधिवेशन प्रति वर्ष होता था। इस संघ का निर्णय सर्वसम्मत होता था, जिसका अधिवेशन प्रति वर्ष होता था। और जैसे कि भारत में कांग्रेस का अधिवेशन प्रति वर्ष होता है, वैसे ही प्रुसा के नेतृत्व में जोल्वेरन संघ का निर्माण हुआ, जिसका अधिवेशन प्रति वर्ष होता था। 1815 ईस्वी में जर्मनी के लगभग सभी राज्य इसके सदस्य बन गए। अब सारे जर्मन राज्यों में एक ही प्रकार का सीमा शुल्क लागू कर दिया गया। इस व्यवस्था से जर्मनी की व्यापार का विकास हुआ। साथ ही इसने वहाँ एकता की भावना का सूत्रपात भी किया। इस संघ में ऑस्ट्रिया के प्रवेश करने के सभी प्रयासों को विफल कर दिया गया तथा प्रुसा जर्मन राज्यों का नेता बन गया। ऑस्ट्रिया को दूर कर दिया गया और जो प्रुसा था वो जर्मन राज्यों का नेता बन गया, जो कि पहले ऑस्ट्रिया था, जिसके भविष्य में प्रुसा के नेतृत्व में जर्मनी के राजनीतिक एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस प्रकार इस आर्थिक एकीकरण में राजनीतिक एकता की भावना को गति प्राप्त हुई। वास्तव में जर्मन राज्यों के एकीकरण की दिशा में यह पहला महत्वपूर्ण कदम था। महत्वपूर्ण कदम क्या था? जो प्रुसा का जर्मन राज्यों पर अधिकार करना, नेता बनना प्रुसा का जर्मन राज्यों पर, और ऑस्ट्रिया का पतन होना। तो और हम आगे पढ़ेंगे। 1850 ईस्वी के पश्चात जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ? राजनीतिक एकीकरण के प्रयास हुए। बिस्मार्क का उदय। तो दोस्तों, बिस्मार्क की जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका है। जो बिस्मार्क था वो सबसे महत्वपूर्ण था जर्मनी के एकीकरण में। उसने अकेले मिलकर पूरी जर्मनी का एकीकरण किया। तो कैसे किया वो हम देखेंगे। तो पहले उसने वह जर्मन राज्यों की संसद में प्रुसा का प्रतिनिधित्व करता था। प्रुसा का प्रतिनिधित्व करता था बिस्मार्क, और प्रुसा था जिसका अधिकार था जर्मनी पर, तो बिस्मार्क का जर्मनी पर भी अधिकार था। 1859 ईस्वी में वह रूस में जर्मनी के राजदूत के रूप में नियुक्त हुआ, जो उसने रूस के साथ संधि की। 1862 ईस्वी में पेरिस कहाँ की राजधानी है? फ्रांस की। तो उसने फ्रांस से भी संधि की, राजदूत बनाकर भेजा गया।
इन पदों पर रहकर वह अनेक लोगों के संपर्क में आया। उसे यूरोप की राजनीतिक स्थिति को भी समझने का अवसर मिला। 1862 ईस्वी में प्रसा के शासक कैसर विलियम प्रथम, जो प्रसा के शासक थे उनका नाम कैसर विलियम प्रथम था, ने उसे देश का चांसलर नियुक्त किया। कब किया? 1862 ईस्वी में। जो प्रसा के शासक थे कैसर विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को, जो बिस्मार्क था ओटोमन बिस्मार्क, उसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया। बिस्मार्क रक्त और लोहे की नीति का समर्थक था। उसकी रुचि लोकतंत्र और संसदीय पद्धति में नहीं थी। वह सभाओं और भाषणों में विश्वास नहीं करता था। वह सेना और शस्त्र द्वारा देश की समस्याओं को सुलझाना चाहता था। इन्हीं पर आश्रित हो वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता था। वह प्रसा को सैनिक दृष्टि से मजबूत कर यूरोप की राजधानी में उसके वर्चस्व को कायम करना चाहता था। वह ऑस्ट्रिया को जर्मन संघ से बाहर निकालकर प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था। तो जर्मनी का एकीकरण प्रसा के नेतृत्व में हुआ, न कि ऑस्ट्रिया के नेतृत्व में। बिस्मार्क की विदेश नीति एवं जर्मनी के एकीकरण में उसका योगदान। तो बिस्मार्क का क्या योगदान रहा जर्मनी के एकीकरण में? प्रसा की सैनिक शक्ति में वृद्धि प्रसा की सैनिक शक्ति में वृद्धि कर तथा कूटनीति का सहारा लेकर उसने जर्मन राज्यों के एकीकरण के कार्य को पूरा किया। इस कार्य को पूरा करने के लिए उसने 3 प्रमुख युद्ध लड़े। इन सभी युद्धों में सफल होकर उसने जर्मन राज्यों के एकीकरण को कार्य को पूरा किया। तो उसने सबसे पहले डेनमार्क से युद्ध किया 1864 में। बाद में उसने ऑस्ट्रिया से तथा फ्रांस से युद्ध किया। युद्ध के कारण रहेंगे आपको बता दिए जाएंगे। स्लेस्विग और होल्स्टीन स्लेस्विग और होल्स्टीन थे वो डेनमार्क के प्रभुत्व में थे, जबकि उसे जर्मनी के प्रभुत्व में लाना था। बिस्मार्क को जर्मनी और डेनमार्क के बीच 2 प्रदेश विद्यमान थे, स्लेस्विग और होल्स्टीन। ये दोनों प्रदेश सदियों से डेनमार्क के अधीन में थे, पर इसके भाग नहीं थे। होल्स्टीन की जनता जर्मन जाति की थी, जबकि स्लेस्विग में आधे जर्मन और आधे डेनमार्क के लोग थे। 19वीं सदी में अन्य देशों की तरह डेनमार्क में भी राष्ट्रीयता की लहर फैली, जिससे प्रभावित होकर इन देशभक्तों ने देश के एकीकरण का प्रयत्न किया। डेनमार्क के शासक क्रिश्चियन दसम ने उक्त प्रदेश को अपने राज्य में शामिल करने की घोषणा कर दी। जो पहले स्लेस्विग और होल्स्टीन थे, वे पहले किसी भी राज्य के अधीन नहीं थे, न डेनमार्क के अधीन थे, न फ्रांस के अधीन थे, लेकिन डेनमार्क इनको अपनी सीमा में मिलाए हुए था। लेकिन जब डेनमार्क और जर्मनी के बीच में संधि हुई थी, तो जर्मनी था उसने एक ही शर्त पर डेनमार्क को ये 2 राज्य दिए थे कि वह इन पर प्रभुत्व हासिल नहीं करेगा। लेकिन जब क्रिश्चियन दशम आया तो क्रिश्चियन दशम ने इन पर प्रभुत्व स्थापित कर दिया और इन पर जो देशभक्ति थे उनके एकीकरण का प्रयत्न किया, जो स्लेस्विग और होल्स्टीन को डेनमार्क में मिला दिया गया। प्रसा और होल्स्टीन दोनों ने सम्मिलित रूप से 1864 ईस्वी में डेनमार्क पर आक्रमण कर डेनमार्क को पराजित किया। तो दोस्तों प्रसा था वो ओशिया का दुश्मन था, लेकिन इन्होंने संधि की और प्रसा ने ओशिया से कहा कि अगर तुम मेरे साथ संधि करते हो तो मैं तुम्हें होल्स्टीन दे दूंगा। तो ओशिया को लालच आया और उसने 1864 में ईस्वी में डेनमार्क पर जो प्रसा ने आक्रमण किया उससे सहायता की, सैनिक सहायता दी। बिस्मार्क की विदेश नीति एवं जर्मनी के एकीकरण में उसका योगदान क्या रहा? तो गेस्टिन का समझौता प्रमुख समझौता है। रथ के बंटवारे का प्रश्न ओशिया तथा प्रसा के बीच स्लेस्विग प्रसा को दिया गया, होल्स्टीन पर ओशिया का अधिकार मान लिया गया। और जो एक लोयल वर्ग राज्य था इनके अधीन आता था को प्रदेश प्रसा ने खरीद लिया, जिसका मूल्य ऑस्ट्रिया को दे दिया गया। दोनों को बराबर बराबर प्राप्त हुआ। ऑस्ट्रो प्रुशियन युद्ध और फिर दूसरा युद्ध हुआ 1864 ईस्वी में। पहला युद्ध हुआ था डेनमार्क के साथ 1864 ईस्वी में, और दूसरा युद्ध है 1866 ईस्वी में, और जो ऑस्ट्रिया और प्रशिया के बीच में हुआ। डेनमार्क ने से लिए गए प्रदेशों को अगस्टबर्ग ने ड्यूक को दिए जाने के प्रश्न पर युद्ध शेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय हुई। प्राग की संधि ऑस्ट्रिया के नेतृत्व में जो जर्मन संघ बना था वह समाप्त कर दिया गया। स्लेस्विग और होल्स्टीन प्रसा को दे दिए गए। जो प्रसा ने जो ऑस्ट्रिया पर आक्रमण किया तो उसके अंतर्गत क्या क्या हुआ उसमें हम ये देखेंगे। जर्मन संघ बना दिया गया, वह समाप्त कर दिया गया था। जो ऑस्ट्रिया के नेतृत्व में जर्मन संघ बनाया गया वह समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि अब प्रसा का नेतृत्व था। स्लेस्विग और होल्स्टीन प्रसा को दे दिए गए। जो होल्स्टीन जो पहले ऑस्ट्रिया पर था उसे को वापस प्रसा को लौटा दिया गया। दक्षिण के जर्मन राज्यों की स्वतंत्रता को मान लिया गया। वेनेशिया का प्रदेश इटली को दे दिया गया। जो वेनेशिया का प्रदेश इटली को दे दिया गया। ऑस्ट्रिया को युद्ध का हर्जाना देना पड़ा।
जो ऑस्ट्रिया था उसका युद्ध प्रथा का जो भी जो पैसा लगा था वो सब वापस कर दिया गया। बिस्मार्क की विदेश नीति एवं जर्मनी के एकीकरण में उसका योगदान। ऑस्ट्रो प्रशियन युद्ध के क्या परिणाम हुए उसको हम इसमें देखेंगे। इस युद्ध के फलस्वरूप जर्मन राज्यों से ऑस्ट्रिया का वर्चस्व समाप्त हो गया, वहाँ प्रसा का प्रभाव कायम हो गया। जो ऑस्ट्रिया पर युद्ध किया था प्रथा ने वो किस किस के साथ मिलकर किया था, तो रूस, फ्रांस और इटली के साथ मिलकर किया था। इटली को उसने ये वादा किया कि वेनेशिया का प्रदेश इटली को दे दिया जाएगा अगर वह ऑस्ट्रिया के विरुद्ध लड़े प्रशिया के साथ। और जो फ्रांस था उसको राइन नदी का तटीय प्रदेश दिया जाएगा। इस जो संधि हुई थी उसके परिणाम स्वरूप इन्होंने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध जो युद्ध किया। इस युद्ध के फलस्वरूप जर्मन राज्यों से ऑस्ट्रिया का वर्चस्व समाप्त हो गया, वहाँ प्रथा का प्रभाव कायम हो गया। कई नवीन प्रदेश मिलने से प्रथा का भौगोलिक विस्तार हुआ। संपूर्ण मध्य यूरोप में प्रथा सबसे शक्तिशाली राज्य बन गया। जो लेकिन अभी जो रूस है वो सबसे बड़ा देश है, लेकिन तब प्रथा सबसे बड़ा देश बन गया था। बिस्मार्क द्वारा प्रथा की अध्यक्षता में उत्तरी जर्मन राज्यों का परिषद का गठन हुआ, जिसमें 22 राज्य शामिल थे। परिसंघ के लिए 200 जन वाली विधायिका का गठन हुआ, जिसमें पहली विधायिका थी होमसर्ट एवं राइक्सटैग का लेना है आपको, राइक्सटैग यहाँ पर कहना है। बिस्मार्क की स्थिति और मजबूत हो गई। बिस्मार्क की स्थिति और मजबूत हो गई। कैसर विलियम बिस्मार्क से कुछ हो गया। बिस्मार्क की विदेश नीति एवं जर्मनी के एकीकरण में उसका योगदान। अब वो फ्रैंको प्रशियन युद्ध। जो प्रशिया ने फ्रांस से वादा किया कि उसे राइन नदी का तट के प्रदेश दे दिया जाएगा अगर वे ऑस्ट्रिया से युद्ध में ऑस्ट्रिया से जो प्रशिया युद्ध कर रहा था उसमें समर्थन दी। लेकिन जो प्रशिया जीत गया था, फ्रांस ने उसका समर्थन किया था, लेकिन जो प्रशा था उसने जो जर्मन की जो राइन नदी का था तटीय प्रदेश था उसको फ्रांस को देने से मना कर दिया। तो फ्रांस को वही गुस्सा आ गया। तो स्पेन में उत्तराधिकार का प्रश्न हुआ, गृह युद्ध हुआ, प्रथा के शासक को के रिश्तेदार लियोपोल्ड का राजा बनाया गया। फ्रांस और प्रथा में मतभेद हुआ। फ्रांस को इस बात कहा गया था कि लियोपोल्ड के राजा होते ही स्पेन पर प्रथा का प्रभाव स्थापित हो जाएगा, लेकिन जो फ्रांस का राजा था वो स्पेन पर प्रथा का प्रभाव स्थापित करना नहीं देना चाहता था। एम्स तार्किक घटना। बिस्मार्क के द्वारा तार्किक भाषा में हेरफेर कर समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाया गया तथा फ्रांस को युद्ध के लिए भड़काया गया। 1864 में ऑस्ट्रो प्रेशियन युद्ध में अपनी तटस्थता की बदली फ्रांस ने बिस्मार्क से मेज, बवेरिया, प्लेटिनम तथा लंबर के प्रदेश मांगना शुरू कर दिया। जो फ्रांस से वादा किया गया था, बिस्मार्क ने वादा किया था कि इन इन जो प्रदेश थे उन्हें फ्रांस को दे दिया जाएगा युद्ध के बाद, लेकिन उसने उन्हें नहीं दिया। बिस्मार्क ने फ्रांस की इस मांग को समाचार पत्रों में प्रकाशित कर दिया। इससे दक्षिण के जर्मन राज्य नेपोलियन तृतीय के घोर विरोधी हो गए और बिस्मार्क के करीब आने लगे। सेडोन के युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई और ये जो बिस्मार्क की विदेश नीति एवं जर्मनी के एकीकरण में उसका योगदान रहा। फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रांस को अल्सास और लॉरेन के प्रदेश प्रशा को सौंपने होंगे। फ्रांस को युद्ध का हर्जाना 20 करोड़ पौंड देना होगा और जाने की अदायगी तक जर्मन सेवा फ्रांस में बनी रहेगी। इस तरह जर्मन का जो प्रभुत्व था वो फ्रांस पर भी स्थापित हो गया। जर्मन साम्राज्य का गठन। सेडोन के युद्ध के बाद दक्षिण जर्मनी के 4 राज्यों बवेरिया, बादेन वुर्टम्बर्ग और हेंस को जर्मन संघ में शामिल कर उसे जर्मनी का एक नाम दिया गया। प्रशा का राजा जर्मनी का एक भी शासक घोषित किया गया। कैसर विलियम जर्मनी का भी शासक बन गया। इस प्रकार जर्मनी का एकीकरण 18 जनवरी 1871 को पूर्ण हुआ और ये हमने पढ़ लिया है। इससे पहले एक और घटना थी जो जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में घटित हुई थी। फ्रैंकफर्ट संसद में जो राजा थे उन्होंने संधि की, लेकिन विक्टर इमैनुअल ने उसका राजा बनने से अस्वीकार कर वो प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इस प्रकार जो जर्मनी के एकीकरण पूरा हुआ और आज हमने जर्मनी का एकीकरण पढ़ा जो कि बहुत महत्वपूर्ण घटना है। हम आगे क्या आप ऐसी वीडियो पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगली वीडियो इटली के एकीकरण के लिए होगी। धन्यवाद।